साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, कहते हैं कि हर अंधेरे के बाद रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सवेरा तो आता है, उजास फूटती है। और रात सिर्फ रांची शहर ही नहीं, समूचा हिंदुस्तान, वो मणिपुर क्यों ना हो या जयपुर हो, दिल्ली का ओखला हो या जबलपुर का कोई इलाका या रायपुर का मधुबन पारा, ये अंधेरा सा बिल्कुल छा गया सिर्फ 15 मिनट के लिए। रात के 9 बजे से लेकर 9:15 तक कई लोगों को बातें समझ में नहीं आई, ये आखिर हुआ क्या। ब्लैकआउट सी स्थिति थी। ये ऐसा जब ही देखने को मिलता है जब आपके देश पर कोई आक्रमण जैसी स्थिति हो या बिल्कुल बिजली का निज़ाम जो है दरहम बरहम हो जाए, बिजली सिस्टम जो फेल हो जाए, तभी ब्लैकआउट जैसा शहर में देखने को मिलता है। पता यूं लगा दोस्तों कि एक तरह का प्रोटेस्ट था, विरोध था, विरोध का एक स्वर था, बिल्कुल गांधीवादी ढंग से। और यह विरोध दरअसल था जो वक्फ को लेकर अमेंडमेंट बिल आया और फिर एक्ट बना, उसके विरोध में। और इसका आयोजन जो हुआ था कई मुस्लिम संगठनों ने किया था और कॉल थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। उसके एक आह्वान पर हर जगह ये मंजर देखने को मिला और एक उम्मीद के साथ कि हर अंधेरे के बाद सुबह तो आनी ही है और सुबह आएगी। उन्हें एक उम्मीद है कि सरकार या अदालत उनकी आवाज़ को सुनेगी। तो इसका राजनीतिक या सियासी असर क्या होगा या इसका क्या असर होगा, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा भी क्या, इन सब सारी चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट और उर्दू दैनिक रांची के फारूकी तंजीम, उनके संपादक हैं गुलाम शाहिद साहब। लंबा अनुभव इनका पत्रकारिता का, मूलतः लोहरदगा के रहने वाले हैं लेकिन बरसों से रांची में हैं। तो गुलाम शाहिद साहब से हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका दरअसल गुलाम साहब असर क्या पड़ेगा। कल जो नज़ारा देखने को मिला, और क्या ऐसा पहले भी कहीं हुआ था क्या? एक्चुअली क्या है कि आपको जैसे पता है जी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है जी, इसी के विरोध में जी इस तरह के अलग अलग स्टेज पर प्रोग्राम सजाया जा रहा है, जिसमें एक कड़ी में आपका ब्लैकआउट या बत्ती गुल कहेंगे जी। दरअसल इससे एक ताकत ये मिली, यह जानकारी मिली कि मुसलमान स्पेशली विशेषकर मुस्लिम समुदाय लोग में जागृति है। क्योंकि एक समय में, एक वक्त में पूरे भारतवर्ष में ये ब्लैकआउट होना एक अच्छी अलामत है, एक बेहतर अच्छा संकेत है, अच्छा संकेत किसी है। आवाज़ के, हाँ जी, अपनी आवाज़ दूर तक पहुंचाने के लिए। दूसरी चीज़ ये भी जानकारी मिलती है कि नहीं, अब इनके अंदर भी बेदारी है। तीसरी बात यह है कि इनमें कोई फूट नहीं है, ये मुत्तहिद है, इत्तेहाद है इनके अंदर है। और कहीं ना कहीं ये हुकूमत को कुछ सोचने पर तो मजबूर करी है कि भाई देश के जनता जिसके लिए आप कानून ला रहे हैं वही अगर नाराज़ हो जी तो फिर उसके लिए इस तरह के कानून लाने का फ़ायदा क्या। जी, क्योंकि सरकार वो होती है जो अपनी जनता के हित में सोचती है, ऐसी चीज़ करे ताकि जनता भी खुश हो, तो लगता है कि सरकार अच्छे काम कर रहा है, सरकार बेहतर काम कर रहा है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ एक मनमाना रवैया चल रहा है, एक डिक्टेटरशिप है यहाँ पर, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। तो किन किन बातों पर एतराज़ है? देखिए, पहले भी वक्फ बोर्ड अच्छे से काम नहीं कर रहा था, शिकायतें तो मिलती थी। रांची शहर में आप देखेंगे कि वक्फ की बहुत सी जायदाद है, वाजिब किराया नहीं मिलता है, 8 आना 2 रुपया और 1 रुपया किराया मिलता है। सरोज भाई, आपका कहना ठीक है जी, तो इसके लिए आप सख्ती अख्तियार कीजिएगा, कानून बनाइए, उसको कैसे सख्ती से पालन करवाइए, जो कानून पहले से है। तो आप एक नया चीज़ ला रहे हैं इसमें। देखिए, बहुत सारी चीज़ है उसमें। एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि अब देख लीजिए, अयोध्या ट्रस्ट, गुरुद्वारा ट्रस्ट या हिंदू भाइयों का या दीगर दूसरे मज़ाहिब के लोगों का जो ट्रस्ट का संगठन है, क्या उसमें आप हमको जगह दीजिएगा? जाहिर बात है आप नहीं दीजिएगा। तो ये आज़ादी के
पहले से वक्त का मामला था, लेकिन ये कानून आज़ादी के बाद बनाया गया है जी और ये सीधा सीधे एक समुदाय से इसका संबंध है जी। तो उसमें आप एक नए आदमी को ढकेल दीजिएगा जो बेचारा उसके मज़हब के बारे में उसको ABCD नहीं पता है। मिसाल आप लीजिए, आप हमको किसी हिंदू भाई के ट्रस्ट का मेंबर बना दीजिएगा तो हम उनके बारे में क्या जानेंगे? जाहिर बात है इससे आपस में। तो सरकार का कहना है कि नहीं, हम आपके दरगाह में या कब्रिस्तान में या मस्जिद की कमेटी में नॉन मुस्लिम को नहीं रखने जा रहे हैं। जो मैनेजमेंट होगा, जो प्रबंध संभालेगा, जो निज़ाम देखेगा, नज़्म देखेगा, देखिए ये उसमें हम गैर मुस्लिम को रखें, क्या दिक्कत है? पहले भी जो सरकार रखती थी CEO हुआ करते थे, तो कई जगह CEO ज़्यादातर CEO मुस्लिम हुआ करते वक्फ बोर्ड हो या और भी इस तरह से अल्पसंख्यकों से संबंधित जी जितने भी संवैधानिक इदारे हैं जी। उसमें अब तक देखा जाए तो जो CEO है वो ऑलरेडी मुस्लिम समुदाय से ही आता है, या उसमें जो रहते हैं MPs हो, MLAs हो जी ये सब जी तो उस तरह से है कि उसमें मतभेद की कोई बात नहीं होती है। जी। लेकिन आप एक नया चीज़ ठूसिएगा तो निश्चित रूप से एक समाज में खलफशार होगा, इंतशार होगा। वो आपका कहना ठीक है शाहिद साहब, ये एतराज़ है। और किन किन बात पे एतराज़ है, आपत्ति है मुस्लिम सोसाइटी को? वो तो आप एक देख लीजिए कि गैर मुस्लिम को आप बात बता संगठन में ला रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि वक्फ बाई यूज़र का जो मसला है जी वो पहले से भी था, चूँकि अभी बहुत से आज़ादी से पहले से वक्फ का सिस्टम चला आया हुआ, क्योंकि ये प्योर इस्लामिक है। क्योंकि उस ज़माने में जब भारत में आज़ाद हुआ था ना, इसमें कुछ था, उस ज़माने में हमारे मज़हब नहीं, बाई यूज़र को आप समझाइए ना। हाँ उसी पर हम आ रहे क्या है? हैं। हाँ। तो उसमें है क्या कि बहुत सी ज़मीनें या जायदाद ऐसा है जिसके कोई कागज़ पत्र है नहीं। जी। अब आप लोग ऐसे ही दे दिया करते थे, ये लोग हाँ, ये मौखिक तौर मस्जिद से, के लिए दे दिया, हाँ। कब्रिस्तान के लिए दे दिया। डोनेशन का एक सिस्टम था पहले। देखिए जैसे एक मिसाल बताता हूँ, रांची का जो कब्रिस्तान है, रातू रोड कब्रिस्तान है ना, वो भी कब्रिस्तान के लिए दे दिया गया है ना। और रातू महाराज के रिलेशन के लोगों ने, है ना, उनकी बीवी थी या पत्नी थी, उन्होंने दे दिया था। तो ऐसे तो कई मिसालें मिलेंगी। आपका यही कहना है? नहीं, इसमें यह समझना ही है कि ज़मीनें दे देना एक अलग चीज़ है जी। वक्फ कर देना, दे देना मतलब हाँ, वक्फ करना जी। तो वक्फ की ज़मीन ना बिक्री हो सकती है, ना कोई खो सकती है, उसका मालिक कागज नहीं में है उसका। आपका कहना है अब है कि आप मांग लीजिएगा कागज, तो हम कहाँ से दिखा पाएंगे? कहाँ से मिलेगा? जबकि वक्फ बोर्ड जो चल रहा था उसमें ऐसा नहीं था कि अगर जो उसमें कोई विवाद ना हो, कोई आपत्ति ना हो, तो आज तक मामला उठा नहीं है। अब जाहिर से बात है कि हर बात पर कुछ ना कुछ मामला आ जाता है, तो अब इसमें के सरकार ले आवे कि भाई ये इसको आप कागज़ दीजिए। अगर इस तरह से 10-12 मस्जिदें हों या कब्रिस्तान हो, इस बुनियाद पर लेके आप उसको छेड़छाड़ करते हैं तो भारत की स्थिति क्या होगा? एक तरह से एक माहौल ही बिगड़ जाएगा यहाँ पर का, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, कई याचिकाएं वहाँ पहुँची हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे सवाल उठाए हैं जो आपके सवाल थे। वक्फ बाई यूज़र का भी सवाल है और नॉन मुस्लिम को रखने का, उस पर भी सवाल उठाया है। सुप्रीम चीफ जस्टिस ने उठाया, खुद उठाया उन्होंने, और सरकार से शो कॉज भी किया है। तो अब फिर सुनवाई अगली होनी है। तो ये सब जो कुछ किया गया कल, ठीक है, ऐतिहासिक था, पहली बार ऐसा हुआ इस भारत में, पहली बार कोई विरोध प्रदर्शन का ढंग ऐसा दिखा। तो इसका क्या असर पड़ेगा? आपको लगता है कुछ असर ही पड़ेगा क्या? सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेगा? देखिए, नाराजगी के जानकारी तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई जी कि सिर्फ रांची ही नहीं, झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में लोग इससे नाराज हैं। ये पैगाम तो सुप्रीम कोर्ट तक भी गया जी, जिसका कुछ न कुछ अच्छा असर पड़ेगा। और चूँकि कोर्ट पर मामला है, कोर्ट पर हमको 110% यकीन है कि कोर्ट जायज़ फैसला करेगा। वो नाहक फैसला नहीं करना चाहती है जज, तो जज से भी मुझे भरोसा है कि मेरे हक़ में फैसला होगा। जी। और एक और अभी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में आप बता रहे थे
है। ऐसा किसी गैर मुल्क में भी ऐसा हुआ है कभी विरोध प्रदर्शन? जी हाँ, ये करीब करीब देखने में आता है 78 में जी। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का बत्ती गुल का मामला चला था जी। उसी के बाद आप देखिएगा जब एक कोरोना का मामला देश में हुआ था तो उस वक्त मोदी ने इसको दूसरा स्टाइल पर बत्ती जलाने का मामला। हाँ नहीं और हाँ ताली बजाएं या घंटी बजाएं, मोमबत्ती लाइट जलाएं, बजाना लाइट बजाएं, इस तरह का लाइट जलाएं, हाँ, ये सब तो था। इस तरह का एक उनका भी सिंबॉलिक था। जी। तो ये है कि इसका सिंबॉलिक भी था ये कि हम 15 मिनट देश में बत्ती गुल करके अपना दुख का प्रकट करेंगे, जो किया गया। मतलब इससे ये आवाज़ या ये स्वर भी निकलता है गुलाम साहब कि आदमी को शांतिपूर्वक ढंग से इस तरह भी विरोध प्रदर्शन विरोध किया जा सकता है। हाँ, चूँकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी को हक है अपनी बात रखने का। सड़क पर उतरने से बेहतर है कि आप इस ढंग से भी आप अपना हिंसा से अलग भी है। जी बिल्कुल, लोकतंत्र है, सबको हिंसात्मक बिल्कुल उसमें शांति, बिल्कुल शांति माहौल में, शांतिपूर्ण वातावरण में हमने अपने दुख को प्रकट किया है, जो इस पे सरकार को समझना चाहिए। जी गुलाम साहब, एक सवाल और है। देखिए, आपको याद होगा जब NRC और CA का आंदोलन चल रहा था और समूचे मुल्क में जगह जगह शाहीन बाग बन गए थे। शुरुआत हुई ओखला के शाहीन बाग से, और सबसे बड़ी खासियत थी कि महिलाएं, औरतें जो हैं, मुस्लिम घर की औरतें, वो सड़क पर आई थी। 2-3 दादियाँ बहुत मशहूर हुई थी, कुछ सोशल एक्टिविस्ट महिलाएं, लड़कियाँ मुस्लिम समाज की पढ़ी लिखी, वो सामने आई और वो उसको लीड कर रही थी, और हर शहर में शाहीन बाग दिखे। बिल्कुल लंबा आंदोलन चला कई महीनों तक। वो तो अच्छा कि कोरोना बीच में आ गया तो कोरोना एक बहाना हुआ, और उसके बाद वो आंदोलन खत्म हो गया कह लीजिए। हम सभी लोगों को उम्मीद थी कि उसका असर होगा और CA वापस लिया जाएगा, लेकिन शुरुआती दौर में तो लगा कि ठंडे बस्ते में सरकार ने डाल तो दिया है, लेकिन अंततः रिजल्ट जो आया वो तो फिर लागू हो गया। उसका कोई सकारात्मक परिणाम दिखा नहीं दिखा। तो क्या आपको लगता है कि ये जो वक्फ वाला मामला है, ये जो चल रहा है, क्या ये आंदोलन क्रमिक चलेगा जैसे कि किसान आंदोलन चला? CA एक सेकंड, और CA में तो ठीक है कि निगेटिव हुआ, आपको पॉजिटिव असर नहीं मिला आपके लिए, समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए खास करके, लेकिन किसान आंदोलन में सरकार मजबूर हुई थी अंततः। हर एक उसमें भी कई पॉइंट पर अभी सहमति नहीं बनी है। सरकार ने जो वादे किए तो उसको पूरा सरकार ने किया नहीं है। किसान फिर बीच बीच में कोशिश करते रहते हैं आंदोलन करने की। अभी फिर कुछ दिनों पहले की बात है, वो हरियाणा तक पहुंच गए थे, वो दिल्ली बॉर्डर तक, उनको फिर भगा दिया गया, वापस आप बचाएं। तो इसको क्या लगता है कि ये नियमित क्रमिक चलेगा ये आंदोलन, और कुछ असर देखने को मिलेगा? क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है, देखिए बिहार है, बंगाल है। सरोज भाई एक बात समझ लीजिए जी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जी एक मुसलमानों का अदारा है जी, जिसमें सभी तरह के मुस्लिम संगठन शामिल है। और ये प्रोग्राम एक 10/11 से शुरू हुआ और ये अभी 87 दिनों तक का प्रोग्राम का अनाउंसमेंट हो चुका है। अच्छा, पहला सीलिंग में आप देखे होंगे कि मानव श्रृंखला बनाया गया, काली पट्टियाँ लगाई गई जी, और अभी ब्लैक आउट का ये किया गया जी। इसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम हैं। अभी हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, उसके बाद देश में आपका जेल भरो अभियान चलेगा। तो ये रुकने वाला नहीं है। 87 के बाद डू एंड डाई की स्थिति भी आ सकती है, क्योंकि मुसलमान का ये धर्म का मामला है, किसी ऐसा नहीं है। दूसरी बात, इसका राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए इस तरह का एक प्रोग्राम छोड़ा दिया गया है। जैसे अभी बिहार के में हाल के दिनों में चुनाव होने वाला है जी, तो एक समुदाय को एकजुट करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम चलाया गया है, जैसे पहले बार के नहीं, इसका क्या असर पड़ेगा? इसका असर सियासी असर पड़ेगा चुनाव में कुछ नहीं। अब हम वही कह रहे थे सरोज जी कि जनता अब जाग चुकी है, उनके पैतरा को जनता समझ चुकी है। इसलिए हम नहीं समझते हैं, क्योंकि आप देखिए सेकुलर टाइप के जितने भी हिंदू भाई है, ईसाई भाई है, क्रिश्चियन भाई है, वो सब इस चीज़ को जान रहे हैं। नहीं, देखिए दो चीज़ बात है, क्लियर कट मैं चाहता हूँ जवाब। एक तो देखिए CA नहीं हुआ लागू हो गया, ठीक है, किसान आंदोलन में सरकार झुकी, और अभी आप देखिए जातिगत जनगणना लगातार मांग चल रही थी, ठीक है ना, और विपक्ष मांग उठा रहा था। अभी चुनाव में देखिए, ठीक है, कि अभी कब करेंगे गणना पता नहीं,
लेकिन सरकार तैयार तो होगी जातिगत जनगणना के लिए। जनगणना- तो ऐसा ना कि वक्फ बोर्ड में भी यू टर्न ले ले सरकार कि भाई अब पसमानदा, क्योंकि बार बार सवाल उठा रही है भाजपा और सरकार कि वक्फ बोर्ड में पसमानदा जो मुस्लिम में एक तबका है उसको मतलब अलग किया गया, मतलब उसको फायदा नहीं हुआ, तो हम पसमानदा जो मुस्लिम पसमानदा उसको फायदा पहुंचाएंगे। नहीं, इसमें पसमानदा हो, जी पिछड़ी जाति हो या कोई भी हो, जी ये एक इस्लामिक मामला है और इसमें पसमानदा भी या अगड़ी पिछड़ी जो भी मुसलमानों की जाति सब मुत्तहिद है, एक है। अच्छा, कोई पसमानदा का मामला नहीं है, कोई मामला नहीं है, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि ये प्योरली एक धार्मिक मामला है और इस पर छेड़छाड़ चाहे वो पसमानदा हो या शराफ हो वो इसको बर्दाश्त नहीं तो करेंगे। कई जगह तो पसमानदों ने समर्थन में भी रैली वैली निकाली। मतलब बात जगह पर भी देखा गया कई पसमानदा बात को समझ रहे हैं अच्छा। तो पीछे हट रहे हैं। अच्छा, ये भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसमें है बहुत सा कम पढ़े लिखे लोग हैं बेचारे जो वो नहीं समझ पाते, सरकार के जाल में वो फंस जाते हैं। लेकिन अब उनके अंदर भी बेदारी आ रही है, इस चीज़ को वो भी समझ रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे आप देखिएगा वो भी बैक हो रहे हैं। और यही बत्ती गुल का जो तहरीक चला गया ये इसका प्रमाण है कि पूरे भारत में ये तो सही कह रहे हैं। ये इसका प्रमाण है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम साहब। जी धन्यवाद। साथियों, तो आपने सुना और इन्हें भी एक उम्मीद है, एक आस है कि सुबह कभी तो आएगी। साथियों, हमें आज्ञा दें, इजाज़त दें, लेकिन जाने से पहले फिर वही आग्रह है, गुजारिश है कि हमारा चैनल यूट्यूब पर जो था वह हैक हो चुका है, जल्द रिकवर होगा, हमारी कोशिश लगी हुई है। लेकिन ये पेज फेसबुक पेज है, उस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें इजाज़त दें, आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत।